तो बाबा चलो अब बात करते हैं किसकी नया चैप्टर इलास्टिसिटी। तो देखो क्या है कि इलास्टिसिटी जैसे ही नाम आता है तो अपने पास क्या है ना, रबर बैंड दिमाग में आता है कि बाबा वो बाल बांधने का रबर बैंड है। इला वो इलास्टिक बोलते हैं ना उसको, इलास्टिक रबर बैंड ऐसा ऐसा कुछ बोलते हैं। तो हाँ। है ना, उसी से ये रिलेटेड ये चैप्टर है। तो अब क्या है ना कि इलास्टिसिटी या इलास्टिक नेचर जो है अपने पास, बस एक ही चीज़ से अपने को मतलब क्या है ना, डेली लाइफ में फील किया है अभी तक अपन ने, और वो क्या है, रबड़ के साथ में। कि वो रबड़, उसको रबर बैंड होता है या हाँ। अपना जो गुब्बारा होता है उसके साथ में आपने उस चीज़ को फील किया है, एक्सपीरियंस किया है। लेकिन एक्चुअली होता क्या है ना, इन रियलिटी, कि हमारे जो सॉलिड मटेरियल्स है ना, हमारे सॉलिड मटेरियल है ना, वो भी इलास्टिक नेचर शो करते हैं। लेकिन होता क्या है कि वो इतने विजिबल होते नहीं है। अब क्या है कि जैसे मान लो यहाँ पर रबर बैंड होता, तो इसको खींचता मैं, इधर खींचता इधर पुल करता दोनों साइड में, तो एकदम मस्त से ऐसा खींच जाता बहुत तरीके। और बाई चांस हाथ से, एक हाथ से छूट जाए तो दूसरे हाथ में मस्त तरीके से लगता भी है ना, अगर रबर बैंड चटपट। होता तो। अब होता क्या है अच्छा। कि अपने पास में, मैं मान लूँ रबर बैंड की जगह एक स्टील का ऐसे, एक मान लो रॉड ले लिया मैंने स्टील का, है ना, ये स्टील का मैंने रॉड ले लिया, तो उसको मैंने अगर ऐसे पुल किया, है ना, ऐसे स्टील के रॉड को अगर मैंने पुल किया तो व्हाट विल हैपन कि यहाँ पर चेंजेस होते हैं। सर कहाँ चेंज होते हैं, मैं रोज पुल करता हूँ स्टील के रॉड को, पेन के रॉड को, जो भी है, वो तो कुछ चेंज नहीं होता। तो एक्चुअली होता क्या है कि अपने हाथ से लगने वाले जो हाँ फोर्सेस सर। हैं वो इतने कोई खास बड़े होते नहीं हैं। और दूसरी बात, ऐसे स्टील ऐसे रबड़ की तरह से फैल नहीं आता, इतना 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 लंबा नहीं खिंच जाता। स्टील में जो भी चेंजेस होते हैं या उसकी लेंथ में जो भी चेंजेस होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि उसको देखने के लिए आपको एकदम खास ध्यान नज़र रखनी पड़ेगी। अगर आपने उसको बिल्कुल लाइटली ले लिया तो आप शायद उस चेंजेस को नोटिस भी नहीं कर पाओ। तो जब आप अंदर कॉलेज में जाएंगे, अगर आप मेडिकल कॉलेज में जाएंगे तो ये एक्सपेरिमेंट नहीं दिखेगा, लेकिन हाँ, आप अगर उसमें जाएंगे, आईआईटीज़ में जाएंगे तो, और आईआईटी में भी जाने के बाद में मैकेनिकल या सिविल ब्रांच लेते हैं तो आपको एक्सपेरिमेंट ये करवाए जाएंगे, कौन से, इलास्टिसिटी वाले। तो वो लोग क्या करते हैं ना, ऐसे उनके पास बहुत बड़ी सारी मशीन होती है, एक प्रेस होती है, ऐसे समझ लो, ये ऊपर एक रॉड है, और रॉड है यहाँ पर एकदम भारी सा मेटल का रखा हुआ है, और नीचे एक टेबल रखी होती है, और टेबल के साथ में आपको है ना एक वो ब्लॉक दे देंगे, वो एक ऐसा स्टील का ब्लॉक दे देंगे, एक ये स्टील का ब्लॉक दे देंगे। और पहले स्टील का ब्लॉक देने के बाद में वो आपको पहले मेजरमेंट करवा देंगे, है ना, उस पर कोई फोर्स वीर्स नहीं लगवाएंगे, उससे मेजरमेंट करवाएंगे। और फिर इसको दबा दिया जाता है ना, ऐसे जो ऊपर से ऐसे एकदम बड़ी सी भारी सी चीज़ आती है और इसको दबा देती है, और दबा देने के बाद में फिर छोड़ देती है, दबा देने के बाद में फिर छोड़ देती है। तो ये स्टील का जो ब्लॉक है दबता हुआ आपको हल्का सा दिखता है, और हल्का सा उसका जो शेप में चेंजेस होते हुए दिखते हैं। और जब ये रॉड को वापस हटा दिया जाए, जो ऊपर से दबा रहा था उसको हटा दिया जाए, तो वो स्टील का ब्लॉक अपनी शेप को वापस से रिगेन करने की कोशिश करता हुआ हमें दिखता है। तो ये जो रिगेन करने की जो प्रॉपर्टी है, अपने शेप एंड साइज को रिगेन करने की जो प्रॉपर्टी है, उसी को इलास्टिसिटी कहा जाता है, उसी को इलास्टिक नेचर ऑफ द बॉडी कहा जाता है। तो इलास्टिसिटी में लिखें, द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय virtue of which, the property of matter by virtue of which, by virtue of which, by virtue of which a body tends to, tends to, body tends to regain regain its original shape and size, its original its original shape and size, original shape and size after deforming forces are removed, after deforming forces are removed, deforming forces are removed is called elasticity, is called
इलास्टिसिटी। मतलब वो स्टील वापस अपने शेप में कैसे आएगा चैप्टर में आएगा सर ये? एक मिनट, नमो का एक सवाल है, दूसरा सवाल पीछे से कुछ और आ रहा है, क्या बोल रहे हो सर? ये इलास्टिसिटी टॉपिक एनसीईआरटी के कौन से चैप्टर में? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ओके, तो हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि भैया नमो ने पूछा था कि स्टील वापस कैसे आएगा। तो एक्चुअली क्या है ना कि भैया स्टील में भी जो है आपको परसेप्टिबल चेंजेस ऐसे दिखते नहीं हैं। मतलब मैं अगर स्टील को ऐसे खींच भी लूँ ना, तो ऐसा आपको कोई बहुत ज़्यादा लंबाई में चेंज होता हुआ दिखेगा नहीं। मान लो स्टील की लंबाई की जो रॉड थी वो थी 1 मीटर पहले थी, बाद में लेंथ में चेंज हुआ तो हो सकता है 1.001 मीटर हो गई। तो वो जो लेंथ में चेंज होगा वो ऐसे नहीं है कि जैसे रबड़ की तरह एकदम खिंच गया और फटाक से ऐसे कितना लंबा लंबा खिंच गया, ऐसा नहीं है ना। स्टील में या अपने मटेरियल में या सॉलिड्स में वो मेलिएबिलिटी का ना प्रॉपर्टी, मेलिएबिलिटी कुछ और होता है। वो ये होता है कि कितने ज़्यादा अपन उसको शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब वो कितना ज़्यादा डिफॉर्मेबल हो उसे मेलिएबल कहा जाता है। तो अभी रुक जा, ज़्यादा चीज़ें मत बोल, जो मैं बोल रहा हूँ वो बोल है ना, अभी करेंगे रे बाबा, है ना। मेलिएबिलिटी वगैरह आगे आएगा, लेकिन क्या है ना कि अभी शुरुआत में ही सारी चीज़ें एकदम बोल दूँ तो वो अच्छा नहीं लगेगा ना, समझ में नहीं आएगा सब चीज़ें, है ना। तो समय के साथ में करेंगे। अब मैं 10वीं की चीज़ में क्लास 1 में पढ़ा दूंगा तो 10 क्लास 1 के तो मर ही जाएंगे बच्चे, क्या 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 पढ़ा रहे हो, पढ़ाना ही नहीं आता, ऐसे बोल देंगे वो। तो समझ रहे हो ना बात को। तो समय के साथ में सब चीज़ें आएंगी, है ना, समय के साथ में सब चीज़ें आएंगी। अभी मेलिएबिलिटी वगैरह सब बात करेंगे, लेकिन थोड़ा समय दो उस चीज़ को। हाँ, तो मैं कहता हूँ कि भैया स्टील को जो मैंने ऐसे पुल कर लिया, पुल करने के बाद में लंबाई 1 मीटर से 1.0001 मीटर हो गई। तो ये जो चेंज है अगर अपन हल्का सा ध्यान भी ना देना तो वो शायद मिस हो सकता है, और अगर मिस हो गया तो अपने को पता भी नहीं लगेगा कि भैया लेंथ में चेंज हो गया है। और वापस अगर ये फोर्स को छोड़ दिया जाए ना, ये फोर्स जो हमने इसे पुल करने के लिए लगाया था, दोनों तरफ से खींच रहा था, वो फोर्स को अगर मैंने हटा दिया तो जो ये स्टील रॉड है वो अपनी ओरिजिनल शेप में आने की कोशिश करेगी। और ये किस प्रकार से ओरिजिनल शेप में आती है? बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे रबर बैंड अपनी ओरिजिनल शेप में आने की कोशिश करता है। तो अपने अंदर के मॉलिक्यूल्स उसको वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन में पुल करने की कोशिश करते हैं। चलो अब आगे बात करते हैं। रबर की इलास्टिसिटी ज्यादा रहती ना? रबर में लेंथ में जो चेंजेस हैं वो ज्यादा दिख जाते हैं एज कंपेयर टू स्टील। मैं जो शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ काफी फूंक फूंक के कर रहा हूँ, एकदम केयरफुली कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इलास्टिसिटी वगैरह जो है उसको अभी डिटेल में अपन समझेंगे, तभी जाके हम बता पाएंगे कि किसकी इलास्टिसिटी ज्यादा होती है, किसकी इलास्टिसिटी कम होती है। बस मैं अभी सिंपल शब्दों में ये कह सकता हूँ कि रबर की जो लंबाई में चेंजेस हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं एज कंपेयर टू स्टील। और वापस रबर भी अपनी ओरिजिनल शेप में अगर आएगा तो वो उसका इलास्टिक नेचर कहा जाएगा, और अगर स्टील भी अपनी ओरिजिनल शेप में आएगा तो उसका इलास्टिक नेचर कहा जाएगा। ओके, ओके। नाउ द क्वेश्चन इज कि यार सर ये बताओ तो सही कि मतलब ये ओरिजिनल शेप में आना क्यों चाहता है। तो देखो हमने एक ग्राफ बनाया था, किसके लिए? जब हमने थर्मल एक्सपांशन पढ़ा था तब हमने U वर्सेस R ग्राफ बनाया था, किसी को याद है? यस सर। हाँ सर याद है। क्या था बोलो? पोटेंशियल एनर्जी थी एंड R इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन थी। वेरी गुड। तो U वर्सेस R ग्राफ कुछ इस तरह से दिखने को मिला था। तो देखिएगा ये U तो क्या था? दिस इज पोटेंशियल एनर्जी। और ये क्या है? R इज सेपरेशन बिटवीन मॉलिक्यूल्स या इंटरमॉलिक्यूल सेपरेशन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। तो अभी देखो शायद आप लोगों ने नहीं पढ़ा है वो चीज़, मैं बता देता हूँ। डिफरेंशिएशन पढ़ा है क्या आप लोगों ने? हाँ सर पढ़ा है। चलो ठीक है, ऐसा कोई तो नहीं है जिसने डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा? कोई नहीं है, चलो ठीक है। तो देखो यार एक चीज मैं नई चीज बताता हूं आपको। सर ये कहां पढ़ेंगे हम? जब हम पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, अभी मैं उसका यूज करना बताऊंगा बस। F इज इक्वल टू माइनस ऑफ du/dr। F मतलब कौन है? फोर्स है। U कौन है? U है पोटेंशियल एनर्जी। हाँ सर। और स्क्रीन R दिख नहीं रही है सर। स्क्रीन नहीं दिख रही है? नहीं सर। दिख रही है। इतने लोगों को दिख रही है, एक को नहीं दिख रही है। इसका मतलब आपको एयरप्लेन मोड में डालो अपने फोन को और वापस से जल्दी से आओ, है ना। जल्दी से, जिसको भी नहीं दिख रही बाबा एयरप्लेन मोड में डालो और वापस से आओ भाग के।
कार्तिक गाय के क्लास में है क्या? क्यों रे कार्तिक? कार्तिक है क्या? लेफ्ट हो गया। हाँ सर। लेफ्ट हो गया सर। अच्छा वो लेफ्ट हो गया। सर लेफ्ट किया उसने। अच्छा अभी लेफ्ट किया क्या? हाँ सर। अरे भाई उसको लग रहा था मैं डरा रहा हूँ अरे वो क्लास के ड्यूरेशन में इंस्टाग्राम यूज़ कर रहा था। कैसे पता लगा मुझे? वो मेरे को कैसे? फॉलो करने लग रहा है। अभी मैंने फ़ोन देखा था उसमें वो उसका नोटिफिकेशन आ रहा है। तो भैया क्लास के बीच में इंस्टाग्राम मत चलाओ, बाद में कर लेना जो करना है, फॉलो है ना, बीच में मत करो, है ना, ऐसा कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं है। हाँ जी, तो क्या बात कर रहा था मैं? हाँ, तो मैं बात कर रहा था फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी यू अपॉन डी आर। फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी यू अपॉन डी आर। यू क्या है? पोटेंशियल एनर्जी, और आर जो था वो इंटरमोलिकुलर सेपरेशन। फोर्स इज इक्वल टू माइनस डी यू अपॉन डी आर। तो इसकी मदद से हम फोर्स समझना चाहेंगे, इसकी मदद से हम फोर्स समझना चाहेंगे। तो एक्चुअली होगा क्या कि चलो इस पॉइंट की मैं बात करता हूं। यहां पर बताइए कि डी यू बाई डी आर की वैल्यू बताइए। यहां पर 0 है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नेगेटिव। नेगेटिव है सर, नीचे एकदम नीचे इस पॉइंट पर 0 है सर। ये पॉइंट। हाँ सर 0 है सर। 0 है, शून्य है। कैसे पता लगा शून्य है? 0 लेवल पे सर। सर स्लोप 0। हाँ जी, स्लोप 0 है। स्लोप 0। तो मैं बता देता हूं कि बाबा डिफरेंशिएशन के लिए हमने देखा था कि जैसे मैं हल्का सा डिफरेंशिएशन टच कर लेता हूं ताकि आपको कोई समस्या ही ना हो। मैं अगर लिखता हूं डी वाई अपॉन डी एक्स, तो ये क्या था? दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, और इसे लिख सकते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ y x ग्राफ। स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ y x ग्राफ। तो ये हमारे पास dy बाई डी एक्स बना, दैट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ y x ग्राफ। चलो ये बन चुका है। नाउ मेरे पास अगर dy बाई डी एक्स की जगह डी यू बाई डी आर लिखता हूं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू r, और ये क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ टेंजेंट यू आर ग्राफ। स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ यू आर ग्राफ। ये बन चुका है डी यू अपॉन डी आर। चलो ठीक है, तो बच्चा लोग हल्का फुल्का मैं स्लोप वाले की चीज़ें को रिवाइज करवा दूं। तो ये था, मान लीजिए ये मैंने u ले लिया, ये मैंने r ले लिया, कोई भी रैंडम ग्राफ बना रहा हूँ मैंने, मान लो ऐसा ग्राफ बना दिया। तो मैं अगर इस पॉइंट की कहता हूँ, ये है पॉइंट A, तो बताइए इस पॉइंट पर जो ग्राफ का स्लोप बना है वो पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो? पॉजिटिव सर। पॉजिटिव। नेगेटिव होगा सर। नेगेटिव होगा सर, ऊपर से नीचे जा रहा है। बराबर। देखो मैं आपको याद दिला दूं कि बाबा ये स्लोप जो देखा जा रहा है किसका? टेंजेंट का। तो जिस पॉइंट पर भी स्लोप पूछा हुआ है ना, तो सबसे पहला काम अपना क्या होगा? टेंजेंट ड्रॉ करना। टेंजेंट ड्रॉ करना। तो स्लोप हमेशा, ये सबसे पहले जब स्लोप देखना हो तो टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, या टेंजेंट के बारे में दिमाग में विजुअलाइज करना शुरू कर दीजिए, दिमाग में पिक्चर बनाना शुरू कर दीजिए कि यार यहां पर अगर टेंजेंट बनती तो वो किस प्रकार से दिखती। तो टेंजेंट ऐसे बनी है, जरा सोच के बताइए इस टेंजेंट के बारे में। व्हाट डू यू थिंक, इस टेंजेंट का स्लोप पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो? सर नेगेटिव। नेगेटिव। सर कैसे पता लगा इस टेंजेंट का स्लोप नेगेटिव है? जी, टेंजेंट का स्लोप नेगेटिव करने के लिए कोई बताएगा क्या होता है टेंजेंट का स्लोप? सर पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल 90 प्लस है। tan थीटा 90 से। यहाँ पर जो ये एंगल बनाया इसने, दिस एंगल इज ऑब्ट्यूज। ये जो एंगल थीटा बनाया, हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल देखा जाता है किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। हमेशा ये जब भी एंगल देखा जाता है, ये है y, ये है x, और मान लीजिए स्ट्रेट लाइन मैंने ऐसे बना दी, तो हमेशा स्ट्रेट लाइन का जो एंगल देखा जाता है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में देखा जाता है। तो ये वाला जो एंगल बना है ये एक्यूट एंगल बना हुआ है, और ये वाला जो एंगल थीटा बना हुआ है ये ऑब्ट्यूज एंगल बना हुआ है। और जब कभी भी ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा तो स्लोप इज स्लोप नेगेटिव, और जब कभी भी ये एक्यूट बनेगा तो स्लोप इज पॉजिटिव। तो यू कैन से दैट कि बाबा यहां पर टेंजेंट जो बना हुआ है,
तो स्लोप ऑफ टैंजेंट ऑफ यू आर ग्राफ अब मुझे देखना था। तो समझ में आ गया कि बाबा कहां पर स्लोप नेगेटिव रहेगा, कहां पर पॉजिटिव रहेगा। हाँ सर। ठीक है, चलो बताओ अगर मैं यहाँ टैंजेंट ड्रॉ कर दूं, मान लो मैंने बात कर दी है पॉइंट बी की, जरा देख के बताइए पॉइंट बी पर जो एंगल बनाया है इस लाइन ने एक्स एक्सिस के साथ में कितना बनाया है? 0 एंगल 0 तो स्लोप 0 तो इसका मतलब अब मैं यहाँ पर आता हूँ, ये मैं यहाँ पर आता हूँ। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पर बताइए इस पॉइंट पर स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव है? 0 पॉजिटिव। तो मैंने यहाँ पर डी यू बाई डी आर इज पॉजिटिव, डी यू बाई डी आर पॉजिटिव, तो फोर्स बताइए पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। फोर्स आ चुका है नेगेटिव। ऑन दी अदर हैंड मैं बात करता हूँ इस पॉइंट पर, जरा बताइए यहाँ पर डी यू बाई डी आर नेगेटिव। बताइए फोर्स की वैल्यू पॉजिटिव आ चुका है। ठीक है, चलो अभी ग्राफ को हमने देखा, अब इसका मतलब समझते हैं। जरा सोचिए कि मैंने क्या किया कि मान लो कोई बॉडी रखी हुई है, मैंने कोई भी फोर्स उसमें नहीं जनरेट किया, उसकी लेंथ कुछ नहीं बनी हुई, तो मैं कह सकता हूं कि भैया मान लो ये स्टील की रॉड को मैंने इधर के इधर ही रखा हुआ है, इसको ना तो कोई पुल कर रहा है, ना ही कोई पुश कर रहा है, ना ही कोई भी फोर्स जनरेट इसके अंदर होने वाला है। तो बताओ फोर्स अगर यहां पर अगर देखा जाए इसके अंदर तो वो कितना रहेगा? 0। अरे बस रॉड रखी हुई है ना, तो इसके अंदर का फोर्स हो जाएगा 0, 0। फोर्स 0, तो इसका मतलब किस पॉइंट की बात की जा रही है? इस पॉइंट ए की बात की जा रही है। हाँ 0। यस सर। ठीक है, चलो ठीक है। अब मैंने क्या कर लिया कि इस रॉड को इधर पुल कर दिया, ऐसे पुल कर दिया, तो रॉड को पुल कर दिया तो रॉड तो चाहेगी कि भैया वो वैसी की वैसी पोजीशन में ही बनी रहे जहां पहले थी, मतलब ऐसे इसमें ये चाहेगी कि भैया इसकी लेंथ में कोई चेंजेस ना हो। तो वो क्या करेगी, इस चीज के लिए अपने अंदर में एक फोर्स जनरेट करेगी जो कि इस लेंथ में चेंज को अपोज करे, है ना? वो जो है माइनस आएगा सर फोर्स। वो जो है अगर मान लो हमने पुल कर दिया, तो ऐसा तो है नहीं कि लेंथ ऑफ रॉड ऐसे अपनी मर्जी से कितनी भी लेंथ कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। वो जो रॉड है वो लेंथ में चेंज को अपोज करेगी कि नहीं करेगी? करेगी सर। करेगी तो सर। ये जो लेंथ में चेंज में अपोज हुआ है वो किसकी वजह से हुआ होगा? वो जो अंदर फोर्सेस जनरेट हो रहे हैं उसकी वजह से हुआ है। तो मैं देखता हूं कि जैसे ही हमने लंबाई को बढ़ाना की कोशिश करी, लंबाई बढ़ाई तो इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन बढ़ा कि कम हुआ? बढ़ा। तो इसका मतलब हम यहां पहुंच चुके होंगे, है ना? बाय चांस मान लो इस पॉइंट से सरक के थोड़ा ऊपर जाएंगे, तो मैंने मान लिया यहां पहुंच गए। तो ये देख सकते हो कि बाबा ये इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन पहले से बढ़ गया कि कम हो गया? बढ़ गया सर। बढ़ गया। जरा बताइए फोर्स यहाँ पर पॉजिटिव आया कि नेगेटिव? नेगेटिव सर। नेगेटिव। इसका मतलब वापस ये जो रॉड को पुल करने की कोशिश की जा रही है, यहाँ पर जो अंदर फोर्स जनरेट हुआ है वापस वो अपने आप को रोकने की कोशिश कर रहा है। और इसी फोर्स की वजह से रॉड का इलास्टिक नेचर अपीयर होता है, फील होता है। डन? हाँ सर। चलो ठीक है। अगर मैं दूसरे पॉइंट की बात करता हूं, जरा थप्पड़ मारूं, खत्म तो करने दे गधे। अगर मैं बात करता हूं, मैंने इसको दबा दिया, इस रॉड को ऐसे अंदर पुश कर दिया, तो रॉड को कंप्रेस किया जा रहा है या एक्सटेंड किया जा रहा है? तो दो पार्टिकल या दो मॉलिक्यूल के बीच का सेपरेशन बढ़ेगा कि कम होगा? कम होगा। तो अब हम ए पॉइंट से लेफ्ट में जाएंगे कि राइट में? लेफ्ट में जाएंगे। मान लो यहाँ पहुंच गए, है ना? लेफ्ट में जा रहे थे, यहाँ पहुंच गए। तो बताओ जब यहाँ पहुंचे तो स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। नेगेटिव। स्लोप नेगेटिव है। फोर्स की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। फोर्स पॉजिटिव है। सॉरी, फोर्स की वैल्यू पॉजिटिव आ चुकी है। फोर्स की वैल्यू पॉजिटिव आ चुकी है। और फोर्स अगर पॉजिटिव आ गया, तो मैं कह सकता हूं कि बाबा ये जो कंप्रेस किया जा रहा था, इसको दबाया जा रहा था, इसको क्या करेगा? ये अपोज करेगा। समझ रहे हो क्या? हाँ सर। तो यहाँ पर ये जो है रॉड दबाने को अपोज कर रही है, साथ ही साथ एक्सटेंड करने को भी अपोज कर रही है। वो चाहती है कि भैया मुझे ओरिजिनल शेप में छोड़ दो, और इसी वजह से रॉड का इलास्टिक नेचर हमें अपीयर होता है, फील होता है। इज इट क्लियर?
Yes, sir. ओके बच्चा, तो दैट इज द रीजन बिहाइंड व्हाट, इलास्टिक नेचर ऑफ अ मटेरियल. ओके Yes, sir. ओके. तो ये सभी जो ग्राफ मैंने बताया ये तो समझाने के लिए था कि ऐसा होता है. ये तो मतलब ऐसा है कि आप समझ लो इन डेप्थ नॉलेज के लिए था. क्या इस पर सवाल आएंगे? इसके चांसेस बहुत कम है. ये तो बस इसलिए था, मतलब अगर मैं इसको स्किप कर देता तो बस मैथमेटिक्स वाला पार्ट रह जाता. मतलब मैं अगर चाहूँ तो इसको स्किप कर सकता था कि इससे सीधा कोई सवाल तो आता नहीं है. तो सर आपने क्यों पढ़ाया? रीज़न बीइंग कि हम चाहते हैं कि अपनी नॉलेज एकदम डेप्थ तक हो, और डेप्थ तक नॉलेज तभी होंगी जब एकदम कंसेप्चुअली हम एक एक चीज़ को समझेंगे. तो इसी वजह से ये ग्राफ इंपॉर्टेंट बन जाता है. इससे सवाल आने के चांसेस कम होते हैं, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हम इन डेप्थ नॉलेज समझ पाएं कि भैया इलास्टिक नेचर अगर किसी बॉडी का दिखता है तो ऐसा दिखता क्यों है. तो अब जैसे नया चैप्टर है तो नया नामकरण संस्कार होगा. तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलास्टिक बॉडी किसे कहते हैं. इलास्टिक बॉडी तो लिखें, the body in which the body in which it completely regains its original shape and size is known as elastic body. एंड इसमें अगला स्टेटमेंट में जो लिखूंगा उसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा. क्यों सर? अभी आपको खुद ही समझ में आ जाएगा. वो है वर्क डन इन डिफॉर्मेशन इज पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन बॉडी. सर ये क्या है? ये अभी थोड़े दिनों बाद समझा पाऊंगा जब आप थोड़ा पोटेंशियल एनर्जी पढ़ पाएंगे. अभी इतना लिख लीजिए. वैसे तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि एनर्जी लॉसेस नहीं होने वाली इलास्टिक बॉडी में. ओरिजिनल शेप अगर रीगेन कर पा रहा है इसका मतलब जितना एनर्जी इसको दिया गया था वापस ओरिजिनल शेप में आके इसने एनर्जी वापस दे दी है. तो एनर्जी लॉसेस कुछ नहीं हुए होंगे. तो इलास्टिक बॉडी में देयर आर नो एनर्जी लॉसेस. जो भी हमने एक्सटेंड करने में एनर्जी लगाई वापस वो हमें नेचुरल लेंथ पर आके वापस वो एनवायरनमेंट में रिलीज कर देगा. और ज़्यादा डेप्थ में इसको अभी नहीं बता पाऊंगा क्योंकि अभी मतलब जो प्री रिक्विजिट है ना वो आपके पास अभी है नहीं. इस चीज़ को समझाने के लिए जो प्री रिक्विजिट है यानी कि वर्क डन की नॉलेज या पोटेंशियल एनर्जी की हल्की फुल्की नॉलेज वो अभी आपके पास है नहीं, और आ जाएगी. ऐसा नहीं कि नहीं आने वाली, थोड़े दिनों में आ जाएगी. तब हम इसको देख सकते हैं, या आप खुद से वापस पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली खुद से भी समझ में आ जाएगा. नाउ अगली टर्म हम देखते हैं प्लास्टिक बॉडी. प्लास्टिक की थैली मुझे लगता है सब लोगों ने देखी होगी. यस सर. उस थैली के साथ में खेले भी होंगे. हो सकता है कि उसको कभी खींचा वेचा भी होगा. हाँ सर. तो कभी हाँ तो कभी उसको खींचा है. तो बताओ खींचने के बाद में जैसे मान लो वो डिफॉर्म हो गई, तो खींचने के बाद मैंने छोड़ दिया तो वो क्या वापस ओरिजिनल शेप में आती है कि नहीं आती? नहीं आती है सर. नहीं आती. इसका मतलब प्लास्टिक बॉडी जो है इसको क्या कहा जाएगा? व्हाट इज प्लास्टिक बॉडी? प्लास्टिक बॉडी ऐसी बॉडी जिसका ओरिजिनल शेप में नहीं डिफॉर्मेशन होता. हाँ जी. तो लिखें such bodies does not have any tendency to regain its original shape and size does not have any tendency to regain its original shape and size and
and work done in deformation is dissipated. Once again, आखिरी वाली लाइन अभी नहीं बताऊंगा, खुद ही समझ जाओगे जब आप पढ़ोगे और समझ जाओगे मतलब क्या बताऊं मैं, ठीक है? इसका डेफिनेशन क्या बोल रहे हो? इसका डेफिनेशन एक बार फिर से बता। इसका डेफिनेशन फिर से बताऊं तो लिखो, क्या पॉइंट क्या था? सच बॉडी डू नॉट हैव एनी टेंडेंसी टू regain its original shape and size. बाकी तो लिख लिया ना? यस सर। ओके, क्यों रे साक्षी? सरवड़े ही ना? क्या है सरवड़े? हाँ यस सर। गलत बात है बच्चा, अभी नहीं है ना, इंस्टाग्राम क्लास के बाद में, ऐसे नहीं है ना ऐसे नहीं रे बच्चा, ऐसे नहीं, ठीक है? नाउ लेट अस टॉक अबाउट, कुछ और आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं स्ट्रेस की। तो अब ये क्या चीज़ है ना? प्लास्टिक बॉडी और इलास्टिक बॉडी के बारे में हमने लिख दिया है। अब कुछ चीज़ें हम डिफाइन करेंगे, जैसे कि नया चैप्टर है, नए नए नाम होंगे, और शायद यूनिट एंड डायमेंशन जब हमने पढ़ा था तब मैंने स्ट्रेस का नाम लिया था, हल्का फुल्का सा शायद। हाँ सर, आपने बोला। हाँ सर, है ना? तो अब मैं आपको अच्छे से समझा पाऊंगा, एकदम दिल खोल के समझा पाऊंगा कि भैया स्ट्रेस होता क्या है। तो देखो ये क्या है, मान लो ये एक रॉड मैंने ले लिया, और यहां पर पूरे जोश उत्साह उमंग के साथ में इस रॉड को मैंने पुल करना शुरू कर दिया। अगर मैंने इसको पुल करना शुरू कर दिया तो रॉड थी, मान लो स्टील की रॉड थी, तो ऐसा थोड़ी ना है कि टूट जाएगी, कुछ हो जाएगी, ऐसे होगी, मतलब थोड़ी सी चेंजेस होंगे, अगर होंगे तो, है ना? होंगे ना? हाँ सर। तो थोड़े से हल्के फुल्के कुछ चेंज हो गए तो हो गए। अब मैं देखता हूं कि यहां पर जो मॉलिक्यूल्स थे, बताइए यहां पर कोई इंटरनल फोर्स जनरेट होगा कि नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा। तो वो जो इंटरनल फोर्स जनरेट हुआ है और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया अगर ए था, तो दैट इंटरनल फोर्स जनरेटेड, या कह सकते हैं दैट इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स जनरेटेड पर यूनिट एरिया वुड बी नोन एज स्ट्रेस, है ना? कि भैया जब हमने ऐसे बॉडी को पुल किया तो इसके अंदर इंटरनल फोर्सेस जनरेट होंगे। तो ये जो इंटरनल फोर्स का काम क्या है कि ये बॉडी की रीस्टोर कर दे, ओरिजिनल शेप साइज में ले आए। तो दैट इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स जनरेटेड पर यूनिट एरिया इज नोन एज स्ट्रेस। तो लिखें, व्हेन एक्सटर्नल फोर्सेस आर अप्लाइड ऑन अ बॉडी, व्हेन एक्सटर्नल फोर्सेस आर अप्लाइड on a body, it gets deformed and सर। हाँ जी सर मैं लेफ्ट हो गया तो सर कनेक्शन चल गया था, और एक बार रिपीट करो ना। हाँ जी, बिल्कुल करते हैं। तो लिखो, when external forces are applied on a body, it gets deformed and due to deformation
intermolecular forces restoring forces may develop within the volume of the body, which oppose the external deforming forces, external deforming forces. नेक्स्ट लाइन में लिखें, द इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स per unit cross section area, internal restoring force per unit cross section area is known as stress. चलो ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो अब स्ट्रेस के बारे में थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं। तो स्ट्रेस जो है वो दो प्रकार का पाया जाता है। एक है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस और दूसरा है shearing स्ट्रेस। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस बड़ा आसान है। ये मान लो ये है दीवार के साथ में ऐसे मान लो फेविक्विक से रॉड को मैंने चिपका रखा है। और इस रॉड को मैंने कर दिया है फोर्स F लगा दिया। क्या कर दिया? फोर्स F लगा दिया। तो यहाँ पर सिग्मा, ये जो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस है उसको सिग्मा की मदद से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये जो फोर्स है यहाँ पर जो सिग्मा बनेगा, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। जरा बताओ अभी स्ट्रेस की डेफिनेशन क्या बोली थी मैंने? अभी गरम लिखी अपन ने। पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, इंटरनल हाँ जी, इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। है ना, इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया इज नोन एज स्ट्रेस। तो अभी देखो मैंने यहाँ पर फोर्स F लगा दिया। इसकी लंबाई में कुछ चेंजेस आ जाएंगे। इसकी लंबाई में कोई चेंजेस आ गए तो यहाँ पर क्या रीस्टोरिंग फोर्स होगा कि नहीं होगा? होगा सर, है ना, बिल्कुल होगा। तो यहाँ पर रीस्टोरिंग फोर्स अगर होगा तो मैं यहाँ पर कहता हूं कि बाबा ये जो रीस्टोरिंग फोर्स हुआ है, अब ये बताओ कि भैया ये जो फोर्स हमने F लगा दिया तो क्या इसकी लंबाई क्या चेंज ही होती जाएगी? क्या लंबाई की लेंथ जो है, क्या इसकी लेंथ नहीं होगी? इसकी लेंथ एक बार कुछ मान लो फोर्स लगा दिया तो कुछ बढ़ गई, वो जो चेंज होनी थी हो गई। अब चेंज हो गई तो हो गई। तो इसकी लंबाई जब चेंज हो चुकी है तो यहाँ पर इसके अंदर में रीस्टोरिंग फोर्सेस जनरेट हो जाएंगे। और रीस्टोरिंग फोर्सेस जनरेट हो गए तो क्या कोई बता सकता है कि उस रीस्टोरिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना रहेगा? उस रीस्टोरिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना रहेगा?
मैग्नीट्यूड तो एफ ही रहेगा ना, डायरेक्शन ऑपोजिट रहेगी। एफ रहेगा सर। अरे मैग्नीट्यूड एफ रहेगा ना रे बाबा, है ना? हाँ सर। है ना, मैग्नीट्यूड तो एफ रहेगा, डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, नो डाउट अबाउट इट, है ना, डायरेक्शन ऑपोजिट रहेगी, लेकिन मैग्नीट्यूड तो क्या रहेगा, एफ रहेगा। तो अभी देखिए कि अगर मैं सिग्मा को डिफाइन करता हूं तो वो होगा इंटरनल फोर्स डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया ए। और क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब कौन सा एरिया, मैं दिखाता हूं आपको, इस ये वाला एरिया इज इक्वल टू ए। तो सिग्मा इज डिफाइंड एज इंटरनल फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया। नाउ मैं बात करता हूं एट इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम देखा जाए तो मैं कह सकता हूं कि भैया इंटरनल फोर्स जो अंदर से पुल कर रहा है, इंटरनल फोर्स जो बनेगा वो बाहर से एक्सटर्नल डीफॉर्मिंग फोर्स के बराबर होगा, इज इक्वल टू एक्सटर्नल डीफॉर्मिंग फोर्स। मतलब जितनी लंबाई जितनी चेंज होनी थी वो हो चुकी है। अब लंबाई चेंज हो गई तो सारी बॉडी जहां पर थी वहीं की वहीं रुक गई है, और अगर रुक गई है तो उस पर नेट फोर्स जीरो रहना चाहिए, और अगर नेट फोर्स जीरो रहना चाहिए तो इसका मतलब इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स और बाहर से लगने वाला एक्सटर्नल डीफॉर्मिंग फोर्स दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बोलो? इक्वल, बराबर, चकाचक इक्वल हो जाएंगे। तो मुझे सिग्मा लिखना था यानी कि स्ट्रेस लिखना था, तो उसके लिए लिखा जाता है इंटरनल फोर्स डिवाइड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया। तो यहां से मैं लिख सकता हूं सिग्मा इज इक्वल टू इंटरनल फोर्स, मैंने लिख दिया है कितना, फोर्स एफ अपॉन ए। क्या लिख दिया मैंने, फोर्स एफ अपॉन ए लिख दिया है। सर लेकिन ये वाला फोर्स तो एक्सटर्नल फोर्स था ना सर, आपने एफ क्यों लिख दिया, हमें तो सिग्मा चाहिए था इंटरनल फोर्स। हाँ सर, इक्वल है वो, एक ही है, दोनों इक्वल है ना सर, एक्चुअली हुआ क्या, इक्विलिब्रियम में। हाँ, कि एट द इक्विलिब्रियम इंटरनल फोर्स जो हमारा रिस्टोरिंग बना था वो एक्सटर्नल फोर्स के बराबर ही आ चुका है। इसी वजह से हमने क्या लिख दिया कि भैया इंटरनल फोर्स तो छोड़ो, हम तो एफ लिख के एफ अपॉन ए कर देंगे तो अपना चकाचक काम हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया वुड बी द सिग्मा। तो सर क्या मैं इसको प्रेशर बोल सकता हूं क्या? जी बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि प्रेशर जो है, प्रेशर की डेफिनेशन और इसकी डेफिनेशन, प्रेशर का हल्का फुल्का आइडिया आपको होता है ना? हाँ सर। तो अब जो हमने स्ट्रेस की डेफिनेशन देखी, जरा बताइए कि ये जो स्ट्रेस की डेफिनेशन है क्या प्रेशर की डेफिनेशन से मैच कर रही है क्या? नहीं सर। तो इसका मतलब कॉन्सेप्चुअली ये अलग है ना, कंसेप्चुअली यहाँ पर अलग है। हालांकि मैथमेटिक्स में हो सकता है वो बराबर आ जाए, लेकिन कंसेप्चुअली दिस इज सेम, डिफरेंट। मैथमेटिकली हो सकता है दिखने में सेम दिख जाए, लेकिन कंसेप्चुअली या फंडामेंटली अगर सोचें तो दिस इज डिफरेंट। ओके, तो ये तो हमारी बात हो गई किसके लिए, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के लिए। अब बात करते हैं शेयर स्ट्रेस। तो शेयर स्ट्रेस के लिए आपको अभी एक्सपेरिमेंट करना है। क्या एक्सपेरिमेंट करना है? आप सभी के पास में इरेजर होगा ना, वो नटराज वाला? हाँ सर। अप्सरा वाला है क्या? अप्सरा वाला होगा तो वो बेस्ट आ जाएगा, उससे एक्सपेरिमेंट हाँ वो अप्सरा वाला एकदम मस्त मोटा मोटा सा जो होता है, सॉफ्ट सा। यस सर। तो ऐसा टेबल पे रख दो, सबके सब रख दिया सब लोगों ने? यस सर। अब अपनी फिंगर को लो और इस फिंगर को, ये अपनी फिंगर ऐसे ये रखी थी अपन ने, ये ऐसे फिंगर रहे इस तरह से, ये समझ रहे फिंगर, ये नाखून है इधर, ये समझ में आ रही है? ऐसे फिंगर रखी हुई अपनी। यस सर। और ऐसे रख दिया सब लोगों ने फिंगर? यस सर। और इस फिंगर को इधर ऐसे पुश करो, कर दिया पुश? तो हो सकता है आप लोगों को, शायद आपने अगर सब कुछ सही किया है तो शायद आपको शायद ही देखने को कुछ ऐसा मिलेगी कि रबड़ जो है वो कुछ इस प्रकार से ऐसा हो गया। रबड़ जो है कुछ इस प्रकार से हो गया, है ना? बस ध्यान रखना पड़ेगा कि वो रबड़ धक्का मार के आगे ना चला जाए। मतलब अपन चाहते हैं कि रबड़ उधर का उधर ही रहे, बस ऊपर वाली सरफेस है ना, बस ऊपर वाली सरफेस को ऐसे अपन वो करना चाह रहे हैं, मतलब ऐसे सरकाना चाह रहे हैं, समझ रहे हो?
यस हाँ सर। सर हाँ हो रहा है हाँ हुआ ना। थोड़ा सा हो रहा है तो हाँ इतना ज्यादा नहीं हुआ होगा जितना मैंने डायग्राम में दिखाया है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत तो हुआ होगा। हाँ थोड़ा ही हुआ थोड़ा हुआ होगा। थोड़ा हुआ। हाँ, मैंने डायग्राम में बहुत ज्यादा दिखा दिया, वो तो डायग्राम क्लियर बनाना है इस चक्कर से, वो तो अलग रीजन है मेरा। मेरा तो आगे गया सर। तो उसको चिपका के रखना नीचे से, है ना। इधर यहाँ पर फेविक्विक लगा दे, इधर फेविक्विक लगा दे, हाँ सर है ना। फेविक्विक लगा, अब नहीं जाएगा। अब ऐसे धक्का मारोगे तो इसको डिफॉर्म हो जाएगा। तो ये जो हुआ इसे कहा जाता है, इसको कहा जाता है शेयरिंग कहा जाता है ना। इसे कहा जाता है शेयर करना, इस चीज को कहा जाता है शेयर करना। और इसकी मदद से क्या डिफॉर्मेशन हुए कि नहीं हुए बॉडी में बोलो। यस सर। तो यहाँ पर क्या shape रिस्टोरिंग भी change फोर्सेस हुआ। होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। होंगे सर तो वो रिस्टोरिंग फोर्स पर होंगे यूनिट सर। एरिया, वो रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज डिफाइंड एज शियर स्ट्रेस। अब देखना एरिया कौन सा लेंगे, ये वाला एरिया लिया जाता है, ये वाला एरिया ए ले लिया। और ये पुश का फोर्स मैंने कह दिया लेट्स से F0 था। तो यहाँ पर जो शियर स्ट्रेस है, शियर स्ट्रेस जो लिखा जाता है, दैट शियर स्ट्रेस वुड बी रिटन एज F0 अपॉन एरिया। तो ये दो प्रकार के स्ट्रेस हमारे पास देखने को मिलते हैं, एक है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और एक है हमारे पास में दूसरा है शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस आपको समझ में आता है, बॉडी को शियर करने के लिए काम में आता है। शियरिंग मतलब ऐसे मतलब अलोंग द सरफेस चेंजेस करने के काम आता है। यहाँ पर जो चेंजेस हुए हैं वो क्या हुए हैं, सरफेस के परपेंडिकुलर। सरफेस कैसे थी, ऐसे थी, और जो लेंथ में चेंजेस हुए वो किधर हुए, इस तरफ हुए। तो बताओ सरफेस के परपेंडिकुलर चेंजेस हुए कि अलोंग में चेंजेस हुए? हाँ सर। यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल में हुआ है सरफेस के परपेंडिकुलर। सरफेस तो कैसे थी, ऐसे, और लेंथ में चेंजेस कैसे हुए हैं, इधर हुए हैं। तो यहाँ पर जो चेंजेस हुए हैं वो सरफेस के परपेंडिकुलर हुए हैं, और यहाँ पर जो चेंजेस हुए हैं वो सरफेस के अलोंग में हुए हैं। इज इट क्लियर? यस सर ओके, यस सर तो चलो अभी अपने पास इतना बन गया। अब आगे बात करते हैं। ये मैंने बात सर इसका दोबारा बोलो। सिंबल इसका सिंबल जैसे ऐसा कुछ नहीं, कई बार सिग्मा ही यूज कर लेते हैं बाबा, है ना। कई बार इसको सिग्मा ही यूज कर लेते हैं। नाउ अब देखो, स्ट्रेस को मैंने डिफाइन कर लिया। अब अगली चीज जो हमारे पास आती है, स्ट्रेन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेन बोलते हैं। तो स्ट्रेन के लिए क्या है, तो देखो अभी जैसे ये मान लो ये एक बॉडी थी, और बॉडी की लंबाई में मान लो मैंने ऐसे बॉडी को इधर चिपका रखा है, और यहाँ पर मैंने फोर्स F लगा दिया। फोर्स F लगा दिया तो इसकी लंबाई बढ़ेगी कि कम होगी कि वैसे की वैसी रहेगी? बढ़ेगी। तो कुछ हल्की फुल्की बढ़ेगी। तो मैंने कह दिया कि इतनी लंबाई येलो वाली और इतनी टोटल लंबाई इतनी हो चुकी है ना। मैंने बोल दिया इतनी लंबाई फाइनल इतनी हो चुकी है। तो मैं देखता हूं कि इसमें जो एक्स्ट्रा लंबाई हुई है वो कितनी, इतनी आ गई। तो यहां पर जो शियर स्ट्रेन कहा जाता है वो कहा जाता है रिलेटिव चेंज इन द डायमेंशन ऑफ बॉडी इज नोन एज स्ट्रेन। लिखने की जरूरत नहीं है अभी, बस हल्का सा डेफिनेशन करूंगा, कल अगली क्लास में अपन लिखेंगे। तो मैं रिलेटिव चेंज इन द डायमेंशन ऑफ द बॉडी, तो यहां पर बताइए चेंज किस में हुआ, लंबाई में हुआ है। चेंज किस में हुआ, लंबाई में हुआ। तो मैं कहता हूं इनिशियल लंबाई मान लीजिए L0 थी, इनिशियल लंबाई मान लीजिए L0 थी, और फाइनल, या इसको कह लेते हैं Li थी, और फाइनल लंबाई मैं कह देता हूं कितनी थी, Lf थी। तो बताइए चेंज कितना हुआ? LF माइनस Li, इतना चेंज हो चुका है। और हमें चाहिए क्या, रिलेटिव चेंज। और रिलेटिव चेंज का मतलब क्या होता है कि बाबा जो स्ट्रेन बना हुआ है जिसे हम रिलेटिव चेंज कहते हैं वो बन जाता है डेल्टा L अपॉन इनिशियल लेंथ, यानी कि L फाइनल माइनस L इनिशियल अपॉन इनिशियल लेंथ। तो ये बन जाता है स्ट्रेन। समझेगा इतना? यस सर ओके परफेक्ट। तो चलो बच्चा लोग अभी अपन इतना ही रखते हैं। कोई समस्या हो तो बताओ अभी तक। नो सर ओके, अभी स्ट्रेन के बारे में कुछ नहीं लिखो, अभी मैं बता दूंगा आपको। सर हाँ जी सर एक बार वो ग्राफ दिखाओ ना। ये सारे फॉर्मूले कैसे आते हैं, लेकिन आपने बोला कि ऐसा आता है। ये कैसे आता है, जैसे मैं कह देता हूँ कि भाई इस चीज़ को मुझे एक अलग से फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे मैं प्रेशर कहता हूँ, प्रेशर में फोर्स अपॉन एरिया करता हूँ, तो ज़रूरत ही क्यों पड़ी, मतलब प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया ही क्यों लिखा? तुम जो सवाल पूछ रहे हो ना
उसके लिए मैं उल्टा सवाल ये पूछता हूं कि प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया ही क्यों लिख रहे हो? क्योंकि प्रेशर फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया। बिकॉज वी हैव डिफाइंड कि बाबा जो हमारे पास प्रेशर बनने वाला है, एक प्रेशर नाम से एक फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन करी और उसकी डेफिनेशन में हमने कहा कि फोर्स डिवाइड बाय एरिया नाम से एक ऐसी क्वांटिटी बनती है जिसको अलग तरीके से फोर्स के कंपैरिजन में अलग तरीके से एनालाइज किया जा सकता है। मतलब हमें जब एनालिसिस में एक अलग प्रकार की क्वांटिटी की ज़रूरत पड़ी जो फोर्स से अलग है और फोर्स और एरिया से आपस में रिलेटेड है, तो हमारे पास प्रेशर डिफाइन हुआ। तो उसी प्रकार से हमारे पास में स्ट्रेन भी डिफाइन होता है, उसी प्रकार से हमारे पास में स्ट्रेस भी डिफाइन होता है। तो जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती है एनालिसिस के लिए, मान लो ना एकदम बेसिक शुरुआत करते हैं कि मान लो हमें शेयर स्ट्रेस वगैरह किसी कोई डिस्कवरी नहीं हुई है। अब कोई इंसान मान लो नमो तुमने डिसाइड किया कि मैं इस पर फोर्सेस लगा लगा के डिसाइड करना चाहता हूँ कि इसमें डिफॉर्मेशन अगर हो रहे हैं तो क्या क्या हो रहे हैं। तो तुमने हो सकता है देखा होगा कि लेंथ में चेंजेस को देखना पड़ा होगा, या तुमने हो सकता है कुछ और देखा होगा। तो अल्टीमेटली तुमने जो एनालिसिस किया उसका कंक्लूजन ड्रॉ किया, तो उस कंक्लूजन में तुम्हें दिखा कि यार इस नाम से एक क्वांटिटी को डिफाइन कर दूं तो मेरी लाइफ एनालिसिस करते टाइम आसान हो जाएगी। क्या समझ पा रहे हो मैं क्यों कहना चाहता हूं? हाँ सर। तो इन दिस वे वी कैन से कि बाबा हमारे पास डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज को डिफाइन करने की जरूरत पड़ती है और उस डेफिनेशन के आधार पर हम उसके फॉर्मूलेज भी पैदा करते हैं। ओके